नमस्ते, राधे राधे। आज मैं बॉर्डर 2 मूवी का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। सच कहूँ तो मैंने बॉर्डर 1 मूवी नहीं देखी है, लेकिन बॉर्डर 2 मूवी का देखने का एक रीज़न था बॉर्डर 2 की कास्ट। मगर मूवी से बांध रखती है स्टोरी, जिसमें सिपाहियों की ट्रेनिंग, दोस्ती, शादी, उनके परिवार के किस्से, दिल छू जाने वाला संदेशे आते हैं, ये गाना। मूवी की शुरुआत होती है 1971 से, जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ सिपाही भारत के अंदर आ चुके थे। इनका सामना बड़ी बहादुरी से लेफ्टिनेंट फतेह सिंह करते हैं। वो कुछ को मार गिराते हैं और कुछ उनके जोश को देख के पाकिस्तान सीमा की ओर भागते हैं। लड़ते लड़ते उनका पैर लैंड माइन्स पर आ जाता है, तो वो होशियारी से लड़ते हैं और अपनी जगह पाकिस्तानी सिपाही को वहाँ पे ला देते, और इस तरह पाकिस्तानी सिपाही मर जाता है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पाकिस्तानी चौकी थी। वहाँ एक ऑफिसर ये सब कुछ देख रहा था। उनको चेतावनी देते हुए फतेह सिंह कहते हैं कि अपनी हद में रहो तुम, वरना ना ये हद रहेंगी ना तुम। फिर हम पठानकोट में भारतीय सिपाहियों को जीप में जाते हुए देखते हैं। उनका पानी ख़त्म हो चुका होता है, तो वो पानी के लिए नदी पर जाते हैं। तो वहाँ पे सामने से पाकिस्तानी सिपाही बंदूक लेके आ जाते हैं। मेजर होशियार सिंह कहते हैं कि अगर तुमने गोली चलाई तो हमारे सिपाही तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ अभी जंग नहीं चल रही। एक सिपाही दूसरे सिपाही को देखकर सैल्यूट करता है। क्या ये तुम नहीं जानते? पाकिस्तानी सिपाही होशियार सिंह को सैल्यूट करता है और पानी भर के चला जाता है। इंडियन एयरबेस श्रीनगर को देखते हैं कि जहाँ निर्मलजीत सिंह बड़ी शान से अपना फाइटर जेट उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ हमें नॉर्थ अरेबिक सी दिखाया जाता है, जहाँ हमारे नेवी ऑफिसर जोसेफ नरोना जी, जो जहाज़ के कप्तान थे, और उनकी रडार में भी पाकिस्तानी जहाज़ के आने का खतरा डिटेक्ट हो रहा था। रात में होशियार सिंह जी अपनी टुकड़ी के जवानों के साथ मजाक कर रहे थे। तभी वो एक तस्वीर निकालते हैं, में वो देखते हैं कि ये तीनों पहले दोस्त थे। 1961 में नेशनल वॉर अकेडमी के दौरान हवाई फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को एक साथ में ट्रेनिंग दी जाती थी। फतेह सिंह जी इनके लीडर थे। होशियार सिंह ज़्यादा बोलता नहीं था, तो निर्मलजीत को लगता है कि होशियार को ऐसा लग रहा है कि इसे कोई हरा नहीं सकता। तो वो दोनों चुनौती लगाते हैं और रेस लगाते हैं। जोसेफ निर्मल का दोस्त था, तो वो उसे छिड़ाने आता है। तभी फतेह सिंह जी इन्हें देख लेते हैं और उन्हें सजा देते हैं। ट्रेनिंग में सबके घर से फ़ोन आता है। निर्मल के घर से उसकी माँ, बहन, पिता बात करते हैं। जोसेफ के भी घर से उसकी बेटी और बीवी बात करते हैं। निर्मल को पता चलता है कि होशियार के घर पे कोई नहीं है। उसके पिता आर्मी में थे, जो कि शहीद हो गए। उसकी माँ भी नहीं थी, तो वो अकेला था। तो निर्मल अपने घर से आई राखी को होशियार सिंह के पास रख देता है। तीनों की दोस्ती हो जाती है। ट्रेनिंग में एक दिन फतेह सिंह जी सबको पूछते हैं कि सोल्जर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। कोई कहता है अच्छे हथियार, कोई कहता है आत्मनिर्भर, कोई कहता है बहादुरी। लेकिन फतेह सिंह जी कहते हैं कि सोल्जर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने दोस्त। जंग में टैंक और हथियार तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जंग में तुम्हारे माँ बाप, बीवी बच्चे, तुम्हारा परिवार नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त होंगे। तो तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलकर रहना ही एक सोल्जर के लिए सबसे ज़रूरी है। ट्रेनिंग के दौरान एक चिट्ठी आती है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि निर्मल और जोसेफ को तो यही लगता था कि होशियार के घर पे कोई नहीं है। तभी राज खुलता है कि होशियार की शादी हो चुकी है। जब वो 7 साल का था तब उसकी शादी हो चुकी थी, और अब वो लोग अलग रहते थे। दादी ने लड्डू खाएगा क्या ये कह के खिला दिया था। उसे क्या पता कि ये लड्डू शादी का था। आज तक होशियार ने अपनी पत्नी को देखा नहीं था, तो घर वालों ने चिट्ठी भेजी थी कि यहाँ आओ और अपनी पत्नी को लेकर जाओ। होशियार की पत्नी जब घर आती है तो वो अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहती थी। वो उनकी तस्वीर के लिए पूछती है। होशियार कहता है कि बाबूजी ने कहा था कि जंग में से आने के बाद तस्वीर खिंचाएंगे, और वो शहीद हो गए, और माँ ने भी कभी अकेले भी तस्वीर खिंचाई ही नहीं थी। तो होशियार की पत्नी ससुर जी की वर्दी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। होशियार अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। वो लोग काफ़ी समय गुजारते थे साथ में। होशियार अपने पोस्ट पे चला जाता है। छुट्टियों में वापस आने पर उसे पता चलता है कि वो पिता बनने वाला था। वो बहुत खुश होकर नाचने लगता है और अपने संतान के लिए झूला बनवाता है। राखी के त्यौहार पर जोसेफ और होशियार निर्मल के घर गए थे। वहाँ उनकी दादी कहती है कि आप सभी की तो शादी हो चुकी, लेकिन निर्मल तो शादी करना ही नहीं चाहता। दोनों दोस्त मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो। उन दोनों दोस्तों को पता था कि निर्मल को हारना पसंद नहीं था, तो वो दादी से कहते हैं कि उसे ये कह दे कि लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया है।
ये सुनते ही निर्मल कारण जानने के लिए लड़की के घर जाता है और उसे पता चलता है कि लड़की ने शादी के लिए मना किया है। ये खबर तो झूठ थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। निर्मल की शादी में जोसेफ और होशियार खूब नाचते हैं। तभी रेडियो में अनाउंसमेंट सुनाई दी जाती है कि पाकिस्तानी टुकड़ी भारत के कुछ एरिया में घुस चुकी है और कई जगहों पे फायरिंग शुरू कर दी है। सभी जवानों की छुट्टी कैंसिल हो जाती है और उन्हें पोस्ट पर बुला लिया जाता है। सीजी देखते हैं कि कुछ गांव वाले अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे, तो उनको पूछने पर वो बताते हैं कि सरहद पर उन लोगों की हलचल बढ़ चुकी है और आप भी इधर आ चुके हो, मतलब जंग की संभावनाएं हैं। हमारा गांव बीच में ही है तो कई लोग मारे जाएंगे, तो इसलिए हम पहले ही गांव में दिया लगाकर जा रहे हैं। पता ये दिया ही हमें रास्ता दिखाए और हम गांव पर लौट आए। फतेह सिंह जी भरोसा देते हुए कहते हैं कि आप जरूर गांव में वापस आओगे। उस गांव के एरिया पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और कुछ जवानों को मारकर उधर रख दिए थे। फतेह सिंह जी को वो जगह वापस लेनी थी और उन्हें वहां से खदेड़ना था। फतेह सिंह जी वहां पर नजर रखते हैं और प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग रेडियो सिग्नल डिपार्टमेंट के आदमी को ख़त्म करेंगे ताकि वह एयरफोर्स को खबर न कर पाए। फिर वह उन लोगों पर हमला कर देंगे और मारे जाने के बाद वहां पर ज़मीन में लैंड माइन बिछा देंगे। फतेह सिंह जी और आर्मी अपने प्लान के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन वो देखते हैं कि रेडियो ऑपरेटर को मारने के बाद भी बाकी के सिपाही भी रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सिपाही सभी को मार देते हैं और फतेह जी कहते हैं कि इधर कोई पाकिस्तानी नहीं बचे, हम इंडियन यहाँ पर घुस चुके हैं। तुम लोग भी अपनी जान सही सलामत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना ना कोई सरहद रहेगी ना तुम लोग बचोगे। दूसरी ओर से पाकिस्तानी कमांडर कहते हैं कि 1 सितंबर 1965 याद है ना तुम्हें? तेरे बेटे को कैसे तड़पा तड़पा के मैंने मारा था और तू भी वैसे ही मरेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फतेह सिंह जी अपने बेटे अंगद की चिट्ठी पढ़ रहे थे। वह भारतीय सेना में था, अच्छा सिपाही था, सही सलामत था। तभी घर की बेल बजती है। कुछ सिपाही आए थे और वो खबर लाते हैं कि अंगद अब नहीं रहा। आखिरी बार जब वो फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोग गुरुद्वारे में थे। उनका बेटा शहीद हो गया। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि फतेह सिंह जी कहते हैं कि मैं 1 मिनट का मौन रख रहा था। दुश्मन भी अगर मरते हैं तो हम 1 मिनट का मौन रखते हैं। तू भी तो मरने वाला है ना, इसीलिए मैंने मौन रखा था। शहीदों का नाम सुनकर हम डरते नहीं, हमारा खून खौल उठता है। तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। यह कह के फ़ोन रख देते हैं और वही पूरी पोस्ट को उड़ा देते हैं। वो विलेज अब हमारे कब्जे में था। सेना के लोग वहाँ पर लैंड माइन्स बिछा देते हैं। फतेह सिंह जी कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तानियों को पहले वहाँ पर आने देंगे और जब वह टैंक लेकर आएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ के घर पर उसकी बेटी एक चित्र तोहफे में देती है और कहती है कि ये आपकी रक्षा करेंगी। होशियार की पत्नी कहती है कि मैं कोई आम इंसान की नहीं, फौजी की बीवी हूँ, और इस तरह हिम्मत और प्यार से तीनों फौजियों के परिवार उन्हें सरहद पर रक्षा करने के लिए भेजते हैं। पाकिस्तानी भारतीय एयरबेस पर हमला करते हैं। निर्मलजीत भी बड़ी बहादुरी से उनका सामना करता है और वह हाई रिस्क एरिया में जाकर भी उनको मार देता है, लेकिन इस जंग में वह बच नहीं पाता। वो इतनी बहादुरी से लड़ा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। उधर भारतीय नौसेना पर भी पाकिस्तानियों ने सबमरीन से हमला किया था। हमले की वजह से जहाज को काफ़ी नुकसान हुआ था और वो पानी में डूबने वाला था। रडार भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वह सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेफ्टिनेंट जोसेफ कैसे भी करके अपने साथियों को बचाकर लाइफ बोट से जाने का ऑर्डर देते हैं। जोसेफ बहुत घायल हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी सबमरीन पर हमला करके तहस नहस कर देते हैं। हमले में घायल होने की वजह से जोसेफ भी शहीद हो जाते हैं। पूरे देश में ये खबर फैल रही थी कि पाकिस्तानी कब्जा कर रहे हैं हमारे हर एक एरिया पर। हमारे जवानों ने उनका सामना किया, लेकिन कई जवान शहीद हो चुके हैं। यह हालात में फतेह सिंह जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें खबर मिलती है कि पाकिस्तानी जरपर एरिया के अंदर डेरा जमाए हुए हैं और धीरे धीरे हिंदुस्तान की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लान बिल्कुल साफ था कि हिंदुस्तानी आर्मी वहां पर उन पर हमला बोल देगी और झंडा गाड़ेगी। इधर चकमल विलेज में भी पाकिस्तानी हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उस जगह फतेह सिंह जी और उनकी आर्मी डटी रहती है और उनका प्लान था कि पाकिस्तानी टैंक अंदर आएंगे तो उन्होंने वहाँ लैंड माइन्स बिछा रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहाँ आने से पहले ही हमला कर देती है। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने पहले ही देख लिया था कि ये लोग वहाँ पर लैंड माइन्स बिछा रहे हैं। वहाँ दूसरी ओर जलपर एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को पता लगता है कि सिर्फ 150 लोग उन्हें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग हंसते हैं क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, पर होशियार सी डटा रहता है।
वो डरता नहीं और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताते हुए कहता है कि हम पहले इल्म जी जो धुआंधार फायरिंग कर रहे होंगे उनको मारेंगे और फिर रोल करते हुए नीचे पहुंच जाएंगे और वहां पे चाकू से उनके सीने को छल्ली छल्ली कर देंगे। होशियार जी कहते हैं कि हमारे गांव में एक कहावत है, हम भले पूजा राम की करते हैं पर तेवर परशुराम के रखते हैं। आज वो तेवर दिखाने का वक्त आ गया है। वो लोग अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन फायरिंग में काफ़ी जवान भी शहीद हो जाते हैं। होशियार वहाँ पर डटे रहते हैं और जो इल्म धुआंधार फायरिंग कर रहा था उसको मार गिराते हैं। होशियार जी काफ़ी घायल हो चुके थे। उनके साथ जो उनके दोस्त थे वो एक एक करके आखिरी सांस ले रहे थे। उन्हें देख के उन्हें भी अपने घर की याद आती है, उन्हें अपने बीवी बच्चे की याद आती है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा था कि मैं घर ज़रूर आऊँगा, जंग में जीत कर आऊँगा या फिर शहीद होकर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। उधर पाकिस्तानी कमांडर फतेह जी के आगे टैंक लाकर खड़ी कर देता है, तो फतेह सिंह जी बड़ी चालाकी से बॉम्ब को टैंक में डाल देते हैं। वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। फतेह सिंह जी पाकिस्तानी कमांडर को मारने ही वाले थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। तभी फतेह जी की जेब में से कुछ चिट्ठियाँ नीचे गिरती हैं। ये वही चिट्ठियाँ होती हैं जो उनके बेटे ने लिखी होती हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने जान बचा ली तुम्हारी। एक और पाकिस्तानी आदमी पकड़ा गया था जो जलपर गांव में हो रहे पाकिस्तानी हमले की बात बताता है। उधर होशियार सिंह पाकिस्तान आर्मी के टैंक के सामने थे। पाकिस्तानी कमांडर खुश हो जाता है, लेकिन होशियार सिंह कहते हैं कि तुम एक मारोगे तो 1000 आएंगे, 1000 मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। और तभी वहाँ फतेह सिंह जी आकर पाकिस्तानी कमांडर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। फतेह सिंह जी पूरी अपनी आर्मी और बंदूक के साथ वहाँ पर आए थे। वो लोग पाकिस्तानियों को खदेड़ देते हैं और आखिर में जलपर एरिया में तिरंगा लहराया जाता है। सारे लोग सैल्यूट करते हैं। शहीद हुए जवानों को शहादत दी जाती है। होशियार सिंह अपने हर एक दोस्त के घर जाता है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। सीन देखते हुए हमें हमारे जवानों के प्रति गर्व महसूस होता है। इस स्टोरी को मॉडर्न ज़माने में भी इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि हम पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। और गाने रीमेक है, लेकिन सारे सीन के साथ बैठ जाते हैं और हमारे दिल को छू लेते हैं। तो आप भी आज ही अपने परिवार के साथ जाकर बॉर्डर 2 मूवी देखो। ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसे 5 में से 5 स्टार दूंगी। वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहेंगे वो कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक राधे राधे।